गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग घर्षण के जो टॉपिक हमारा है 9.5 है, हमें पढ़ना है पहिए घर्षण कम कर देते हैं। कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोग सीखा था घर्षण को हम कैसे बढ़ा रहे थे और घर्षण को कैसे घटा रहे थे। ठीक है, तो अब हमें इसे जानना है कि पहिए घर्षण को कैसे कम कर देते हैं, इसी चीज को जानना है। उसके पहले कि हम थोड़ा सा उदाहरण ले लें, आप लोग समझाएंगे हमें। आप एक एग्जाम्पल बताइए कि आपने पीछे पढ़ा है, उसको मैंने 3 लिखा भी है। एस्थेटिक घर्षण बल, एस्थेटिक फ्रिक्शन, सर्फी घर्षण, स्लेडिंग फ्रिक्शन और लोटली घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। हमें ये 2 चीजें हमने पीछे पढ़ चुका है ना। अब हमें कौन पढ़ना है? लोटली घर्षण पढ़ना है। कौन घर्षण पढ़ना है? ये पहिए के द्वारा हम क्या पढ़ेंगे? लोटली घर्षण पढ़ेंगे। कौन घर्षण पढ़ेंगे? लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये वस्तु रखा गया है, ये वस्तु क्या किया गया है? आप देख रहा है कि बल किसमें ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे मान लो रखा हुआ है, ये समतल स्थल पर है। इसे उठाने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए आपको बल क्या होगा? लगेगा। तब कितना बल किसमें लगेगा, थोड़ा सा आप लोग एग्जाम्पल दीजिए। अगर मान लो कि रस्सी में बंधा हुआ है, क्या हो रहा है? रस्सी में बांधा हुआ है, इसे क्या किया जा रहा है? घींचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? घींचा जा रहा है। इधर से थोड़ा सा बल लगा दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों तीनों एग्जाम्पल समझिएगा अच्छा से। ये बिल्कुल सटा हुआ है, इसको आप घिस रहे हो, तो इसमें बल कितना लगेगा? उसके बाद रस्सी में बांधा हुआ है, थोड़ा सा मतलब इसमें क्या हो रहा है, मतलब टाइट बना हुआ है, इसको थोड़ा सा बल दे देना है, क्या हो जाएगा? खींचा जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या किए? पहिया में लगाकर। किसमें लगाकर? पहिया में लगाकर। अच्छा है, आप देखो एग्जाम्पल में बताता हूँ। पेन दो, पेन वाला पेन दो, पेन दो सर, दो इधर समझाते हैं इसको। दो और दो, आप देखो। अब ये मान लो कि इसी पर हम तीनों एग्जाम्पल फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे एक किताब है, ठीक है, इसको जब खींचोगे, ठीक है, तो अब मान लो कि यह कहीं गति कर रहा है, मान लो उधर से कोई खींच रहा है, कोई क्या कर रहा है? खींच रहा है, उस पर आप बल लगा रहे हो। ठीक है, दोनों का दो प्रक्रिया हुआ। तीसरा प्रक्रिया हम दिखा रहे हैं। देखो दिख रहा है सबको? ये थोड़ा सा मेरा हाथ इधर उधर होगा, ठीक है ना, तो ये एक बराबर रहेगा, तभी गड़बड़ ऐसी होगा, ताकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पॉसिबल है, ताकि ये एक सतह पर रुका होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, अब देखिए यहां पे हम किताब को रख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना। आप देखिए इसको, इसमें देखिए, इस पे बल किस तरह लगेगा? कम लगेगा, दूर की अपेक्षा की ज्यादा लगेगा? तीनों में सबसे कम बल किस पे लगेगा? इसी पे लगेगा। तो ये लौटा के चल रहा है, क्या हो रहा है? तो लौटा के चल रहा है, तो क्या हो गया? लोटनी बल। कौन बल? मतलब लोटनी घर्षण का लगेगा। चलो पकड़ो, समझ रहे हो ना। तो अब इसी के बारे में हमें जानना है कि पहिए कैसे कम कर देते हैं। आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं आसानी से। आप कैसे, आप किसी सामान को आप घर पे भी इसको ट्राई करके देखिएगा। कोई बड़ा सामान रख दीजिएगा, ऐसा रखिए कुछ भारी हो, बात समझ ना। क्या एक टेबल पर क्या कीजिए? भारी सामान को क्या कीजिए? रख दीजिए, चाहे समतल सतह पर ही रख दीजिए, और उसको क्या कीजिए? उसमें धक्का लगा के कीजिए, उसे घिसकाने काम कीजिए, तो उसके सतह के बीच उस जगह जो मतलब वस्तु होगा, उसके सतह फर्श के सतह के फर्शे पर रख दीजिए और उसे घिसकाइए, तो उसके दोनों के बीच क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा। लगेगा ना। तो घर्षण बल लगेगा, तो उसमें ज्यादा बल लगेगा। और वही गति में है, किसमें है? गति में। थोड़ा सा उसमें क्या कर दो? बल लगा दो, तो क्या हो जाएगा? सर्पी घर्षण हो जाएगा। कौन घर्षण हो जाएगा? आज जब क्या होगा? जब उसमें पहिया लगा दो। क्या लगा दो? जैसे आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर, या कहां पे आप लोग रेलवे स्टेशन चाहे यहाँ पे जहां देखे होंगे कि कोई बस स्टैंड जाता है, किसी को आप छोड़ने जाते हो, तो उस समय बैग में देखे होंगे, बैग वाला में देखे होंगे, एक बैग जो पहिया होता है, उस पहिया को जब आप चलाते हो तो आसानी से लेकर क्या करते हो? चल देते हो। जब वो लौट जाता है और उसकी गोटी जो हम पहिया लगा देते हो, तो क्या होने लगता है? चलने लगता है। तो क्यों चलने लगता है? तो आप जान लो इसमें क्या होता है? पहिए घर्षण को क्या करती हैं? कम कर देते, तो उसका घर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। और जब उसी बैग को पहिया, उसमें दोनों सिस्टम होता है ना, बिना क्या चीज के? बिना पहिया के भी या पहिया के भी। जब बिना पहिया के उसको घिसोगे तो उसमें बुता क्या लगेगा?
बेसी रहेगा तो घर्षण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उसे चलाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, घर्षण को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो आप इस बातों को समझ सकते हैं कि लोटनी बल वह बल होता है जिसको हम रोलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, तो लोटनी घर्षण वो घर्षण होता है जो क्या होता है, लोटा लोटा के घर्षण करता है। लोटना समझ रहे ना, मतलब क्या होगा, लोटा के घर्षण करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोटनी घर्षण। जैसे हम आपको एग्जांपल बताए ना, कौन एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे क्या किया हमने, किसको ले लिया बाबू, और भी एग्जांपल है। देखो ये पहिए क्या करते हैं, घर्षण को क्या करते हैं बाबू, घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं। देखो ये आप देखो किसे जाएगा एकदम, एकदम ये नीचे हो गिर जाएगा, समझ रहे ना, इतना तेज भागेगा। तो ये घर्षण को हम लोग कम क्यों करते हैं, ताकि वस्तु क्या होती है, गतिशील तेजी से हो सके। उठाओ बाबू उसको, वस्तु क्या हो सके, तेजी से गतिशील हो सके। तो वही चीज हमने किसके बारे में लिखा है, घर्षण के। देखो यहाँ पर लिखा भी है परिभाषा में, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को लोटन करती है तो उसे लोटनी घर्षण कहते हैं। अब इन तीनों में स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और किसमें, लोटनी घर्षण। अब इसमें बताना है कि तीनों में सबसे ज्यादा बल किसमें लगता है, स्थैतिक घर्षण में या लोटनी घर्षण में या किसमें, सर्पी घर्षण में। किसमें ज्यादा सबसे ज्यादा बल लगता है, स्थैतिक घर्षण में। जैसे आप देख रहे थे पीछे की बक्सा को घसका रहे थे, तो क्या बक्सा नीचे जमीन के सतह से और किससे, बक्सा के सतह के बीच क्या हो रहा था, काफी घर्षण हो रहा था। तो ज्यादा घर्षण हो रहा था तो क्या हो रहा था, उसको ज्यादा बल लग रहा था ना। और ये क्या है, आपका कौन, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण में क्या हो रहा है, हाँ मतलब वो गति में है, किसमें है, गति में, उसमें थोड़ा सा बल लगा दिए तो क्या हुआ, स्थैतिक घर्षण के कम बल किसमें लगा, सर्पी में। और सर्पी से भी कम घर्षण बल किसमें लगेगा, लोटनी घर्षण में। ये बात याद रखिएगा, सबसे अधिक घर्षण किसमें हुआ, स्थैतिक में, उससे कम किसमें हुआ, सर्पी घर्षण में, उससे कम किसमें हुआ, लोटनी घर्षण। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलो उसी के बारे में मैंने लिखा भी है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है, मतलब जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर क्या होती है, लोटन करती है, तो उसे लोटनी घर्षण कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए मैंने ये भी आपको ट्रिक बता दिया कि वह घर्षण जो लोटा लोटा के क्या करे, घर्षण करे, क्या कहेंगे, लोटनी घर्षण। कहीं किसी को डाउट नहीं है। अब देखो हम देख रहे हैं कि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। देखिए आप लिखे भी है, लोटनी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब बहुत सारे मशीनों में क्या देता है, इसको बॉल बेयरिंग को किसमें प्रतिस्थापित किया है, लोटन में, ताकि वो क्या कर सके, घर्षण कम हो सके। जैसे छत के पंखों तथा साइकिलों में, यहाँ पे छत के पंखों और साइकिलों के जो क्या होती है, धुरी तथा क्या होता है, नाभि जो हब होते हैं, उसके बीच बॉल बेयरिंग क्या कहता है, लगाया जाता है। इसके सामान्य उदाहरण है कि हम लोग घरों में जो पंखा चलता है, जो छतों में पंखा चलता है, उसमें बॉल बेयरिंग क्यों लगाया जाता है, ताकि वह पहिए से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है और गति क्या होता है, तेजी से होने लगता है, नाचने लगता है। समान उदाहरण दे रहा है कि बॉल बेयरिंग और क्या चीज, मैं साइकिल के हब जो है उसमें भी बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका, लोटन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लोटन का। आप जो बैग घिसते हो आप उसको भी देखे होंगे, जैसे यहाँ पे आपके फिगर में ही क्या किया है, दिया है। पेज नंबर कितना है बोलिए तो, पेज नंबर 100 क्या है, 18 में। देख रहे बच्चा को क्या कर रहा है, लोटन घर्षण कम कर देता है। मतलब पहिया जो है वो क्या करता है, लोटन घर्षण को क्या करता है, कम कर देता है। तो यहां तक आप देखें। अब हमें जानना है, अगला टॉपिक का नाम है तरल। क्या नाम है, तरल घर्षण। कौन घर्षण, तो वह घर्षण जो तरल पदार्थों पर घर्षण करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरल घर्षण कहते हैं। और तरल घर्षण, तरल पदार्थों पर घर्षण करने वाला को कर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्षण। जो तरल पदार्थों पर घर्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरल। की विज्ञान की भाषा में जान लीजिए, तरल के अंतर्गत द्रव, गैस और क्या आएगा, वायु। क्या आएगा, विज्ञान के अगर शब्द में देखें इसे, तो हम लोग जानते हैं तरल का अर्थ बहने वाला पदार्थ। जो पदार्थ बहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। लेकिन दो चीजें होती हैं इसके बीच, आपको एक जानना क्या है, एक हमें जानना है संघन। क्या जानते हैं बाबू, संघन। और एक क्या जानना है, विरल। क्या जानना है, विरल। संघन और क्या जानना है, विरल। तो संघन का मतलब हुआ घना। क्या हुआ, घना घना, ठीक है। और विरल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा फीका।
तो हमारी जो हवा की अवस्था है जिस समय में है, ये किस अवस्था में, विरल अवस्था में है। किस अवस्था में है, विरल अवस्था में है। ये नहीं कि एकदम वायु जो है, हवा जो है हमारी बिल्कुल सटे सटे है, लेकिन जब वही पानी में जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, संघन माध्यम हो जाएगा। कौन माध्यम हो जाएगा? तो कह रहा है कि हवा जो है विरल माध्यम में होती है। हवा किस माध्यम में होती है? आप किताब में देखो, हम लोग तरल में घर्षण के बारे में जानने जा रहे हैं। किसके बारे में जान रहे हैं बाबू? यहाँ पे टॉपिक क्या है? तरल घर्षण। अब तरल में हम लोग जानने जा रहे हैं तरल घर्षण वायु। आप देखेंगे कि तरल घर्षण में हमने पहले क्या बताया, वायु के बारे में बताया। किसके बारे में? वायु अत्यंत हल्की तथा क्या होती है, विरल होती है। वायु जो है, मतलब वायु किसको बोलते हैं? हवा को बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। ये वायु अत्यंत क्या होती है, हल्की तथा क्या होती है, विरल होती है। मतलब ये एकदम भारी उरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इससे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। क्या लगाती है? मतलब इससे, मतलब वायु से जो भी वस्तु क्या करती है, गति करती है, तो वायु उस पर क्या करती है, घर्षण बल लगाती है। कौन बल लगाती है? याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वायु अत्यंत हल्की तथा क्या होती है, विरल होती है। फिर भी इससे होकर गति करने वाले वस्तु, मतलब हवा से जो भी वस्तु क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उन गति में, किसमें, गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल क्या करती है, लगाती है। ठीक इसी प्रकार हम बात करें तो अन्य द्रव्य भी, मतलब अन्य इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव्य भी, मतलब जल और अन्य द्रव्य, जल तो पानी हो ही गया, अन्य द्रव्य जैसे मान लो क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, समझ रहे, समझ रहे हैं। तो ये चीज अन्य द्रव्य से होकर भी जब गति कोई वस्तु करता है तो उसमें भी क्या होता है, घर्षण बल लगता है। मतलब अगर इन सभी हम बातों को छोड़ें तो यहाँ पे ये बात ये आ रही है कि जितने भी तरलीय पदार्थ हैं जो वायु में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, मतलब गति करते हैं, सॉरी, वायु में क्या करते हैं, गति करते हैं। गति मतलब समय चलते हैं तो उसमें क्या होता है, घर्षण बल लगता है। अब वो द्रव्य में हो या क्या हो, वायु में हो, मतलब द्रव्य में हो या क्या हो, वायु में हो, तो अगर वह घर्षण करता है तो उसमें कौन सी बल लगती है, सॉरी, अगर वह गति करता है तो उसमें कौन बल लगता है, घर्षण बल। जैसे आप यही चीजें लिखा है, आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं, पॉइंट बना भी सकते हैं। वायु अत्यंत हल्की तरह विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाले वस्तुएं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव्य इससे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर क्या करते हैं, घर्षण लगाते हैं। मतलब कह रहा है कि इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव्य भी इनसे होकर जो गति करने वाले वस्तुओं पर क्या होते हैं, घर्षण लगाते हैं। मतलब जल या क्या हो, अन्य द्रव्यों, और इससे भी कोई वस्तु क्या करता है, गति कर रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, घर्षण लगता है। अब हम बात करते हैं विज्ञान की भाषा में। किसकी भाषा में? विज्ञान की भाषा में तरल किसे कहते हैं, बात करा दें। विज्ञान की भाषा में तरल किसे कहते हैं, इसे जानना है। तो विज्ञान की भाषा में मैंने लिखा भी है कि विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। विज्ञान में गैसों द्रवों को क्या, विज्ञान की भाषा में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम क्या दिया गया है, तरल दिया गया है। ये बात याद रखिएगा, विज्ञान की भाषा में गैसों और द्रवों को एक ही नाम क्या दिया गया है, तरल दिया गया है। वो गैस हो या क्या हो, द्रव हो, वो क्या कहलाएगा, तरल कहलाएगा। किसके भाषा में? विज्ञान के भाषा में। ये बात ध्यान में रखिएगा, बात समझ रहे ना। ऐसे तो हम नॉर्मल भाषा तरल का क्या होता है, बहने वाला पदार्थ, जो भी पदार्थ बह रहा है सब क्या है, तरल है। लेकिन विज्ञान की भाषा में गैस और द्रवों को भी क्या कहा गया है, एक ही नाम क्या दिया गया है, तरल दिया गया है। ये बात याद रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर भी घर्षण बल लगाते हैं। मतलब अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर भी क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। मतलब तरल से भी अगर कोई गति वस्तु कर रहा है तो उस पर भी क्या होते हैं, घर्षण बल लगाते हैं। उसके बाद है हमारा कि तरलों द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। जो पीछे हमने पढ़ा भी दिया और अभी भी बताया भी है कि तरल में क्या होता है, तरल में जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण। मतलब क्या है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण भी कहते हैं। कई दिक्कत कुछ को, अब इसमें कुछ पॉइंट छूटा है, उस पॉइंट को हम जिक्र करेंगे और फिर उसके बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जब वस्तुएं क्या होती है, तरल पर घर्षण लगाती है तो उस पे उसको पार करना, घर्षण बल को क्या करना, पार करना होता है। क्या करना होता है, मतलब इसमें आपको लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि तरल से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तो किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल को उसकी तरल के पहले तो आप देख लेंगे कि तरल से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर क्या होता है, घर्षण बल लगता है। क्या लगता है, तो ये घर्षण बल, थोड़ा सा रोकना,
ध्यान देंगे कि हमें सबसे पहले क्या होता है कि तरल में गति करने के लिए उन्हें हमें क्या करना होता है, घर्षण बल को पार करना होता है। क्या करना होता है? तरल पदार्थ में जो क्या होते हैं, गतिशील वस्तुएं हैं, उसमें गति करने के लिए हमें क्या करना है, घर्षण बल को क्या करना होता है, पार करना होता है। तो पार करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को अपनाना है, ठीक है, इन चीजों को जानना है। सबसे पहले इसमें हमने जो लिखा है इन चीजों को समझिए। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। मतलब कह रहा है कि किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल, मतलब किसी तरल में जो घर्षण बल लगता है तो उसकी तरल के सापेक्ष गति पर क्या करता है, निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा, मतलब घर्षण बल अगर तरल पदार्थ में लग रहा है तो उसकी आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर तरल पदार्थ में घर्षण बल क्या हो रहा है, लग रहा है, तो उसकी आकृति और किस पर, तरल पदार्थ की गति पर क्या होता है, निर्भर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर तरल में कोई घर्षण बल लग रहा है तो वह उसके वस्तु के आकार और किसके, तरल के गति पर निर्भर करता है। वहीं लिखा गया ना, आप देखिए है, घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर क्या होती है, निर्भर करता है कि तरल की प्रकृति कैसा है। बात समझ लेना, तरल विरल में है या संगन में है। विरल का मतलब बताया ना, हवा है, असंगन क्या है, पानी है, ठीक है। तो अब क्या देखना है कि तरल की प्रकृति क्या है, संगन में है या विरल में है। लेकिन दोनों स्थिति में होगा तो घर्षण बल को उससे पार करना होगा। क्या करना होगा, और घर्षण बल को पार करने के लिए ऊर्जा का क्षय होता है। क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, क्षय। तो जहां अधिक घर्षण होगी वहां ऊर्जा क्या लगेगा, अधिक लगेगा। और जहां ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, सॉरी, जहां घर्षण कम होगा वहां ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। जहां घर्षण ज्यादा होगी वहां क्या होगा। तो यहाँ पे ईश्वर ने भी कुछ सोचकर बनाया है, कुछ आकार दिया है। जैसे मछली में क्या है, पानी, सॉरी, पानी में क्या होती है, मछलियां होती है। तो मछलियां कैसे उसमें तैर पाती है, वो भी घर्षण के कारण ही क्या होती है, तैर पाती है। लेकिन उसमें ज्यादा घर्षण होगा तो उसका ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो मियाज आ जाए तो तैर पाएगी, नहीं तैर पाएगी। तो इन सारी चीजों को इसी में हम समझेंगे कि मछलियां का आकार आखिरकार ऐसे ईश्वर ने क्यों बनाया है। और प्राकृतिक में भी हमें क्या है कि ईश्वर के हिसाब से, मतलब प्रकृति ने जो आकार दिया है उस आकार को देखकर हमारे वैज्ञानिक ने भी क्या किया है, बहुत सारा आकार बनाया है, इसे हम देखेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा उसकी तरल की प्रकृति निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल को क्या करना है, बल पर पार पाना होता है। मतलब कोई वस्तु क्या होती है, जब तरल में गति करती है तो उन पर जो घर्षण बल लगता है उसको क्या करना पड़ता है, पार करना होता है। अब जब घर्षण बल को पार करना होता है तो उसमें ऊर्जा की क्या होती है, क्षय होती है। यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि जब हम वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन पर लगे घर्षण बल पार करना, सॉरी, बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्या होती है, क्षय का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ह्रास होता है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मतलब किसमें, तरलीय पदार्थ पर प्रयास किया जाता है कि घर्षण क्या हो, कम से कम होता है, कि ऊर्जा ज्यादा खत्म, क्षय का मतलब क्या होता है, खत्म, तो ज्यादा खत्म नहीं हो। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया था, घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किया जाता है। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृति दी जाती है। अतः वस्तुओं को दी जाती है, विशिष्ट आकृति दी जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि वैज्ञानिकों ने, यहाँ पे देखिए, आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहां से संकेत प्राप्त होते हैं। मतलब इस विशिष्ट आकृति को वैज्ञानिक भी रूप देता है। तरल में चलने के लिए विशिष्ट आकृति कौन देता है, वैज्ञानिक भी देता है। लेकिन इस वैज्ञानिक को इसका संकेत कहां से मिला है कि तरल में चलने वाले वस्तुओं का आकार उन्होंने विशिष्ट प्रकार से दिया है। तो ये उन्हें कहां से मिला है, ये चीजें डाल लीजिए, उन्हें प्रकृति से मिला है। वैज्ञानिकों को ये संकेत कहां से मिले हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है उत्तर में, वास्तव में उन्हें संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करते समय घर्षण पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव क्या हो, कम हो। किताब में लिखा है ये चीजें, देखो तो पक्षी तथा मछलियों को तरल में गति करते हैं, उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ, लिखा है, उनके शरीर का विकास नहीं लिखा है। चले खैर छोड़ दिए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन छूटा है। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय, यहाँ पे थोड़ा सी गड़बड़ हुआ है
कि वास्तव में उन्हें संकेत प्रकृति से मिला है, पक्षी तथा मछलियों में। यहाँ पे एक लाइन ही छूटा हुआ है, इसको ऐसी करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि आकृति जो दिया है ईश्वर ने, प्रकृति ने क्या किया है, मछली और किसका, पक्षियों का जो आकृति दिया है, तो बता रहा है कि इसमें क्या है कि उनकी शरीर का विकास इस प्रकार किया गया है कि वह जब तरल में क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो, तो घर्षण को पार करने में यथासंभव उनकी ऊर्जा का क्या हुआ हो, क्षय कम हुआ हो, मतलब उसमें उसके ऊर्जा ज्यादा नहीं लगे। नहीं तो ज्यादा ऊर्जा लगेगा तो जिस मकसद पर उसे जाना है क्या जा पाएगा। तो आप इतना बात जान लो कि तरल में गति करते समय उसमें किसको, घर्षण को पार करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो घर्षण को पार करने में क्या होता है, बल लगता है। क्या लगता है, बल का क्षय होता है। क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। तो ऊर्जा अगर घर्षण उसमें कम होगा तो ऊर्जा क्या होगी, ठीक ठाक रहेगी। तो आप देखो कि वैज्ञानिकों ने प्रश्न बनाया कि आपके विचार से वैज्ञानिकों ने इस विशिष्ट, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ईश्वर ने, प्रकृति ने और वैज्ञानिकों ने तरल में गति करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक विशिष्ट आकार दिया है वस्तुओं का। क्या दिया है, तरल में आप ये ध्यान रखिए, वो वायु हो या क्या हो, द्रव हो, उसमें वो जब क्या करता है, गति करता है, तो उसे घर्षण को क्या करना कहता है, घर्षण पर पार पाना होता है। क्या पाना होता है, तो उसके लिए क्या होती है, ऊर्जा का क्षय होता है। तो जब ऊर्जा का क्षय होता है तो उसे कैसे हम संभालेंगे, तो उसे क्या करेंगे, उसका आकार देखेंगे। क्या करेंगे, आकार, उसकी विशिष्ट आकार बनाएंगे। अब देखो, आप एग्जांपल दे सकते हो, पक्षी का जो चोंच होता है, पक्षी का जो मुंह होता है, किस प्रकार से होता है, इस डिजाइन में होता है कि नहीं होता है। आप एक हेलीकॉप्टर का एग्जांपल लेंगे, हेलीकॉप्टर का भी देखिएगा इस प्रकार से रहता है ना। तो इसका आकार इसको क्यों दिया गया है, ताकि यह क्या होता है, ये आकार जो है वह सीधे तरल को क्या करता है, जब पार करता है, मतलब घर्षण, तरल घर्षण को क्या करता है, जब पार करता है तो उसमें ऊर्जा का क्षय क्या होता है, कम होता है। इस तरह के आकार में क्या होता है, ऊर्जा का आकार क्या होता है, मतलब सॉरी, आपका ऊर्जा का क्षय क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए इसका आकार आप देख रहे हो कि इसके इस प्रकार का आकार क्या होता है, पक्षियों का भी होता है, फिर किसका होता है, मछली का भी होता है ना। और जितना गाड़ी भी, वाहन भी आप लोग देखे होंगे, वाहन के भी आकार इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है ना। तो ये आकार ये वैज्ञानिकों ने कहां से सीखा, पक्षियों, और कहां से, मछलियों से, कि ताकि वो लोग तरल में किस ढंग से क्या करते हैं, मतलब घर्षण को पार कर पाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि घर्षण को क्या हो सके, कम से कम हो सके, घर्षण को कितना कर सके, कम से कम कर सके, ताकि उसमें क्या हो सके, ऊर्जा का क्षय क्या हो, कम से कम हो। इसलिए आप देखते हो कि ये सारी आकार, गड़िया का आकार हो या किसका आकार हो, पक्षी का आकार हो या क्या हो, मछलियां का आकार हो, ताकि वह गति करने के लिए उसका विशिष्ट आकार क्या किया गया है, बनाया गया है। किसके लिए, तरल में गति करने के लिए उसका आकार क्या हुआ है, विशिष्ट प्रकार के बनाया गया है, कि ताकि वह क्या कर सके, गति कर सके। अगर इसके आकार के अलावा चरखुट्टा बना दो तो क्या वो कर पाएगा। अब गाड़ी का मुंह आप लोग देखते हैं इस आकार का होता है, क्यों होता है, ताकि वह किसमें गति करती है, तरल में गति करती है कि नहीं करती है, हवा में ही गति करती है ना। तो उसके लिए इसी प्रकार से उन लोगों ने वायु का या हेलीकॉप्टर का ये सारा चीज देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में समानता। तो ये काहे बनाया गया है, ताकि वो तरल में क्या कर सके, गति कर सके। यह आकार क्यों बनाया गया है, ताकि वो तरल में गति कर सके और ऊर्जा का उसका क्षय ज्यादा नहीं हो। बात समझ में आ गया। तो तरल में भी समझ लिए। उसके बाद अब जो टॉपिक है वो कल हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो छूटा उटा क्वेश्चन होगा सारा उसमें पढ़ लेंगे। चलिए।